नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत क्लासेस में, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। मैं सुजीत सिंह आपका इस मंच पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जहां हम सारे वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। फिलहाल विशेषकर जो फोकस हमारा चल रहा है वो आपका एनटीपीसी को लेके चल रहा है, एसआई के एग्जाम को लेके चल रहा है, और बाकी जो सारे वनडे एग्जामिनेशन जो फटाफट आने वाले हैं आपके 1-2 महीने के सेशन में, उसको लेके हमारे प्रैक्टिस सेशन लगातार चल रहा है। ठीक है, मैं सुजीत सिंह जीके जीएस स्पेशल आपका सीरीज लेके चल रहा हूँ। इसका एक अलग ही तरीका लेके चल रहे हैं हम प्रैक्टिस के माध्यम से आपका पूरा प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज का सेट नंबर 11 चल रहा है, यानी अब तक कुल 10 सेट हो चुके हैं। मतलब अभी तक हम लोग है ना 150 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, तो 150 क्वेश्चन हमने अभी कवर कर लिया है। तो आप प्लीज उसको प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके हम कवर करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गिब्सन मरुस्थल किस देश में स्थित है। देखिए, गिब्सन मरुस्थल की बात कर रहा है, यानी डेजर्ट की बात कर रहा है कि गिब्सन डेजर्ट किस देश में है। तो गिब्सन डेजर्ट, देखिए गिव मतलब होता है लेना या लिया या जो भी कह लो। ठीक है आप, तो गिब्सन मतलब गिव हो गया, लिया, यानी ये कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ये कहाँ है आपका गिब्सन मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में है। ये आप अगर फिगर में देखो तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट पार्ट में आपका गिब्सन है, और बाकी और भी ऑस्ट्रेलिया में है, वो है ग्रेट सैंडी डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये भी मरुस्थल वहां पे है। क्लियर। चीन की बात करें तो चीन में टकला मकान नाम का डेजर्ट है। ठीक है, ये है आपका टकला मकान, ये चीन से है। ठीक है, चीन में एक और भी है, वो है आपका चीन में कौन सा है, तो टकला मकान और गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो चीन में है और प्लस मंगोलिया में भी है। क्लियर है, तो ये दोनों आपका यहाँ लाई करता है। ईरान की बात करें तो ईरान में दस्त ए लूट आपका डेजर्ट है, जो लूट डेजर्ट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका है। फिर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना में आपका पेंटागोनिया डेजर्ट है, ये यहाँ पे है अर्जेंटीना, और यहाँ पे पेंटागोनिया डेजर्ट है। ठीक है, ये अटकामा डेजर्ट की बात कर रहा है और यहाँ पे पेंटागोनिया डेजर्ट है। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गिब्सन मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका संकेत है। देखिए, बैरोमीटर क्या होता है आपका, बैरोमीटर प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, मापने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर बैरोमीटर का जो मरकरी होता है, मरकरी का जो लेवल होता है, अगर उसका अचानक से गिरावट हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, अचानक से क्या चीज आता है, अचानक से तूफान आता है ना। तो अचानक से गिरावट का मतलब तूफान आने की संभावना होती है। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा तूफान। क्लियर। ये देखिए, बैरोमीटर का ये जो लेवल होता है ना, इसका अचानक से लेवल डाउन होने लगता है, तेजी से डाउन होने लगे, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए तूफान आने वाला है। क्लियर। अब अगर ये धीरे धीरे मान लीजिए यहाँ पे है, और अगर धीरे धीरे राइज करे, तो धीरे धीरे राइज करने का मतलब होता है एकदम बिंदास होके, एकदम कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा है, मौसम एकदम आराम से हम टहल रहे हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे राइज होता है। तो जब राइज धीरे धीरे होने लगी, इसका मतलब साफ मौसम है। जब ये धीरे धीरे बारिश की संभावना होती है, तो ये धीरे धीरे डाउन होता है। डाउन दोनों केस में होता है, बारिश में भी तूफान में भी। तूफान में इंस्टेंट डाउन होता है, तुरंत ये नीचे की तरफ आने लगता है, जबकि बारिश में क्या होता है, ये धीरे धीरे नीचे आता है। क्लियर है, इन 3 पैरामीटर को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 153 कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील पूछ रहा है, तो गहरी झील मतलब डीप लेक की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैकाल झील। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, बैकाल झील। ठीक है, ये कहाँ है, तो बैकाल झील जो है आपका, ये रूस में है। क्लियर है, रूस में, तो इसका आंसर हो जाएगा बैकाल झील, रूस में। ठीक है, लेक बैकाल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रूस में है, ये सबसे डीपेस्ट आपका लेक पड़ जाता है। ठीक है, लेक टिटिकाका की बात करें तो लेक टिटिकाका जो है, ये सबसे ऊंची वाली झील है। ठीक है, सबसे ऊंचे हाईएस्ट लेक है, इसको माना जाता है, हाई मतलब ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक, लेक टिटिकाका कहाँ है, तो ये है पेरू बोलीविया में। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये लेक टिटिकाका है। क्लियर। आप मैप से समझोगे, ज्योग्राफी को जितना ज्यादा वर्ल्ड मैप से आप कवर करोगे ना, उतने ही आपको आसान होगा चीजों को जानने में, समझने में। क्लियर है, तो कभी भी आप ज्योग्राफी का वर्ल्ड मैप लगाइए और वहां पे मार्क करिए कि झील कौन सी है, शहर कौन सा है। ठीक है, उससे ज्यादा क्लियर होता है चीजें। क्लियर। वॉन झील की बात करें सॉरी, वॉन झील की बात करें
तो वॉन झील जो है यानी वॉन लेक जो है ये विश्व का सर्वाधिक खारा पानी वाला वो झील है। क्लियर। ये कहाँ है? ये तुर्की में है। तुर्की एशिया का वेस्टर्न पार्ट यानी ये एशिया, ये तुर्की यहाँ पे है। यहाँ पे वॉन झील है जो सबसे क्या है, खारा पानी का झील है। सुपीरियर झील की बात करें तो सुपीरियर झील जो है ये आपका सबसे मीठा पानी का झील होता है, मीठा पानी का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, ये सुपीरियर झील ये ग्रेट लेक में है। ठीक है, ये ग्रेट लेक 5 लेक से संबंधित है। ठीक है, उसी में ये सुपीरियर झील भी इंक्लूडेड है। क्लियर। तो ये आपका हो गया बैकाल झील सबसे गहरी झील, लेक टिटिकाका सबसे ऊंची वाली झील, वान झील सबसे खारा पानी का सबसे बड़ा झील, सुपीरियर झील मीठा पानी का सबसे बड़ा झील। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। देखिए दोस्तों एक्चुअली है क्या, इसको मैं बहुत बेहतर तरीके से समझा देता हूं आपको, आज के बाद कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, ऑप्शन बहुत अच्छे से सेट किया हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए पंचायती राज प्रणाली से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कब मिला संवैधानिक दर्जा, किस संशोधन में मिला। तो ये मिला आपको 1992 वाले अधिनियम के तहत, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 जब इसको लाया गया तो ये आपका संवैधानिक दर्जा को प्राप्त करता है। लेकिन मिला कब, तो मिला इसको संवैधानिक दर्जा 20 अप्रैल 1993 को, जब प्रेसिडेंट का इसको सिग्नेचर मिला। क्लियर। अब ये क्या है, यानी पंचायती राज व्यवस्था बिल जो था वो 1992 में लाया गया और पास ये संवैधानिक दर्जा मिला कब, तो 1993 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1993। क्लियर। अब एक एक करके ऑप्शन अगर देख लें तो देखिए आपको पता ही है पंचायती राज व्यवस्था आपको कब लाया गया था, तो 1959 में, 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे स्टार्ट की गई थी त्रिस्तरीय प्रणाली। ठीक, आगे की बात करें तो 1988 में पीके थंगुल साहब ने इसको संवैधानिक दर्जा की मांग की थी कि इसको और स्ट्रांग बनाने के लिए आप इसको संवैधानिक दर्जा दे दो, ताकि क्या हो, इसमें भागीदारी लोगों की बढ़े और ये बहुत स्ट्रांग हो जाए। क्लियर। लेकिन यहाँ पे पास नहीं हुआ, 88 में पास नहीं हुआ। फिर बात आती है 1989 में, राजीव गांधी फिर से आए और इसको बिल को लेके गए लोकसभा में पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में फिर से फेल हो गया। क्लियर। 92 में पीवी नरसिम्हा राव जी जब आए तो इनके द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और इसको 92 में पेश किया गया, कहां, लोकसभा और राज्यसभा में। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पास हुआ, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पास हुआ। अब ये बिल प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए गया। प्रेसिडेंट का कंसेंट यानी उनका जो कहते हैं अनुमति 20 अप्रैल 1993 को मिला और ठीक उसके 4 दिन बाद 24 अप्रैल 1993 को इसको संवैधानिक दर्जा दे के पूरे देश में इन्फोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया गया। क्लियर। तो इस तरह पंचायती राज प्रणाली, इस तरह पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में लागू हुआ। उस समय से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पूरा क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो ये आपका कह रहा है कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, यह कथन किसका है। बहुत अच्छी कथन है और ये भारत के स्वर्ग को कहा गया है। मतलब भारत का स्वर्ग क्या है, भारत का स्वर्ग कश्मीर है। ठीक है, और ये भारत का ही क्या, ये दुनिया का स्वर्ग माना जाता है कश्मीर, बहुत खूबसूरत सी जगह है। अब इसमें क्या है, जहांगीर साहब का ये कथन बहुत फेमस है जिसमें उन्होंने कहा था कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर कहीं पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह बस यही है और यही है। क्लियर है। ये किसका कथन है, तो ये जहांगीर का कथन है। ठीक, ये हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब मुगल पीरियड के शासक थे, जिसमें सबसे पहले बाबर आए, आपको पता होगा, फिर हुमायूं आए, फिर अकबर आए, फिर जहांगीर आए, फिर शाहजहां आए, फिर औरंगजेब आए। क्लियर है ना। ठीक है, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। इनके समय 2 चीज बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इनके समय पेंटिंग पीक पर थी जहांगीर के समय, और इनका एक चैन ऑफ जस्टिस यानी न्याय की जंजीर जो थी वो बहुत फेमस थी। द्वार पे लगा दिया जाता था, कोई भी अगर वो जंजीर खींचता था तो घंटी बजती थी, राजा उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता था। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका हो जाएगा आंसर जहांगीर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। देखिए वन अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है, यानी फॉरेस्ट
रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। वन अनुसंधान यानी फॉरेस्ट आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, तो ये है आपका देहरादून में। क्लियर, इसका आंसर तो देहरादून हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर ये पूछे वन अनुसंधान से और भी चीजें रिलेटेड है, वो क्या है कि अगर ये पूछा जाए कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, एरिड एरिड फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा शुष्क की बात अगर करेगा तो देखिए जोधपुर आपका शुष्क एरिया पड़ता है ना, डेजर्ट एरिया, तो ये आपका हो जाएगा जोधपुर में। भारत के वेस्ट में जोधपुर डेजर्ट है, तो वहां पे शुष्क वन अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। ईस्ट में जोरहट पड़ता है, यानी असम। जोरहट कहाँ है? असम में है। तो ईस्ट में असम पड़ता है, तो यहाँ पे वर्षा वन अनुसंधान संस्थान लगाया गया है, ठीक है, बनाया गया है, यानी रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है। क्लियर, ये कहाँ है? तो जोरहट में। ध्यान दीजिएगा क्या मैंने बोला, वन अनुसंधान संस्थान केवल पूछे तो देहरादून, और ये पूछता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुष्क वन पूछे तो जोधपुर, वर्षा वन अनुसंधान पूछे तो जोरहट, ठीक है। और हैदराबाद क्या है? तो हैदराबाद आपका बहुत अच्छा वन जैव विविधता संस्थान है। ये पिछली बार का क्वेश्चन है एसएससी का 10+2 का, कि वन जैव विविधता संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेजर बैटल ऑफ हिस्ट्री, कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, यानी बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात कर रहे हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हमारे मेवाड़ के राजा महाराजा कौन? महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप और आपके ये अकबर की सेना लेके पहुंचे थे मान सिंह प्रथम साहब, इनके बीच हुआ था, ठीक है। अब ये लड़ाई हुई क्यों थी? अकबर ने बोला था कि महाराणा प्रताप से, कि उनको न्योता भिजवाया था कि आप एक काम करो, आप मेवाड़ को पूरा हमारे हवाले कर दो। महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं किया, ठीक है। अब ये नहीं किया तो इसके बाद उन्होंने क्या बोला, अकबर ने बोला कि मान सिंह जी को कि आप मेरी सेना लेके जाओ और उनसे युद्ध करो। तो वो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और मान सिंह प्रथम के बीच में। क्लियर है, ये दुनिया की सबसे छोटी युद्ध मानी जाती है, सिर्फ 4 घंटे में खेल खत्म हो गया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि इनका बहुत छोटा सा आपका सेना था महाराणा प्रताप का, लेकिन अकबर की सेना बहुत बड़ी थी, इस कारण इसका निर्णय तुरंत ही हो गया और तुरंत कैप्चर कर लिए गए महाराणा प्रताप। हालांकि वो बाद में भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा भाग नहीं पाते और वो जल्द ही मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ था युद्ध। एक दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का 1576 का युद्ध कि इतिहास का सबसे छोटे युद्ध में शुमार है, 4 घंटे में खत्म हो गया था, और प्लस ये महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच का युद्ध था, ठीक है, इसमें मुगल जीत गए थे। क्लियर। 1526 की बात करें तो 1526 में आपको पता ही है बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है, बाबर और लोदी डायनेस्टी के बीच में हुआ था। 1539 की बात करें तो 1539 में आपको पता है बैटल ऑफ चौसा हुआ, जिसमें जहांगीर की बात कर रहा हूँ, हुमायूं और आपके ये शेरशाह के बीच युद्ध हुआ, ठीक है। शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुमायूं हार गए, शेरशाह जीत गए, ठीक है। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, अकबर और हेमू के बीच में हुआ, ठीक है, 1556 में। और 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 157 नंबर का आंसर ये हो गया 1576। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? देखिए अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये स्टोन पे लिखवा दिए जाते थे, जो भी एडिक्ट होते थे, वर्डिक्ट होते थे जो भी राजा का, वो लिखवा दिए जाते थे कि हमारी प्रजा जो भी है कैसी है, कि हमारा क्या संदेश है प्रजा के प्रति, वही अभिलेख होता था। बड़े बड़े पत्थरों पर शिलालेख पर लिखवा दिए जाते थे, ठीक है, कि आपको रहना कैसे है, क्या करना है। तो हाथी गुम्फा के अभिलेख किस शासक का था? तो हाथी गुम्फा, देखिए राजा की जो हाथी होती है ना, वो क्या करती है, खर खाती है। खर का मतलब खर पतवार होता है ना, वो खाती है। तो इससे याद रखिएगा कि हाथी गुम्फा यानी राजा का जो हाथी था वो खर खाता था, यानी खारवेल से संबंधित है। क्लियर, एकदम ध्यान से सुनिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा खारवेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नहीं पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है कि आपका रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन का अभिलेख किससे है? तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है, यानी देखिए ये भी याद करने का तरीका, जूनागढ़ ये कहाँ है, मतलब जूनागढ़ जो है वो, जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन से संबंधित है।
जून के महीने में आपको गुस्सा अधिक आता है ना, रुद्र रौद्र रूप आप धारण कर लेते हैं, क्योंकि एकदम मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है जून के महीने में, पूरी गर्मी पसीना, तो बहुत गुस्सा आती रहती है उस समय। तो इससे याद कर लीजिए कि रुद्रदामन जो राजा हैं, इनका अभिलेख कौन सा है, तो इनका अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। क्लियर। समुद्रगुप्त आपको पता है, देखिए इलाहाबाद जो प्रयाग है, प्रयाग स्तंभ जो है, इनसे प्रयाग स्तंभ में समुद्रगुप्त का नाम आता है। क्लियर। अब प्रयाग के नाम से आपको समुद्रगुप्त याद करना है तो कैसे याद करोगे? देखिए आपको पता होगा कि इलाहाबाद प्रयागराज में क्या है, तो गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है। हमने कह दिया कि गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, जो संगम बनाता है, यानी जो कुंभ मेला जहां पे लगता है, वो कुंभ महाकुंभ आपका समुद्र बनाता है। कौन सा समुद्र बनाता है? गंगा जमुना सरस्वती मिलकर समुद्र बनाता है। मान लो मैं मान लिया, ठीक है, संगम ना मान के मैं समुद्र बना देता हूं, तो इससे तो याद हो जाएगा ना कि प्रयाग स्तंभ किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से। जूनागढ़ जून के महीने में रौद्र बहुत होता है मन, तो रुद्रदामन से। हाथी गुंफा, राजा का हाथी खर खाता है तो खारवेल। क्लियर। पुलकेशिन द्वितीय में क्या है, देखिए 2 लिखा है ना। अब एक बात बताओ, अब पुल बनता है तो कभी क्या किया जाता है, पुल के नीचे 2 पाइप रहती है ना, 2 पाइप रहती है तो उसके एक तरफ होल रहता है, दूसरे तरफ भी होल रहता है। तो इससे याद कर लो ना कि पुलकेशिन जो है वो एहोल अभिलेख से संबंधित है। यानी एहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पुल में होल होता है तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। क्लियर। मुझे लगता है शायद ये बेहतर समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस वन इज फ्रॉम साइंस सेक्शन, बायोलॉजी। राइबोफ्लोविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बहुत पूछा जाता है रासायनिक नाम, एक बार रट लो ना सारा रासायनिक नाम। कितना है? बहुत कम तो है, ठीक है। तो राइबोफ्लोविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, यानी केमिकल नेम है, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B2, ठीक है। अब देखिए B2 है क्या? विटामिन B2 जो है ये राइबोफ्लोविन नाम है। विटामिन B2 की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है, त्वचा फटने लगता है, होठ फटने लगते हैं, ठीक है। तो आप B2 के लिए क्या कर सकते हो? आप हरी सब्जी खाओ, अंडा खाओ, दूध पियो, ठीक है, ये कर सकते हो। ऑप्शन अगर ए की बात करें तो विटामिन ए को क्या कहा जाता है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, ठीक है। विटामिन B1 को थाइमीन कहा जाता है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। क्लियर। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, यानी आपका क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक है। B1 की कमी से क्या होता है? तो थकान महसूस होती है, शरीर बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है, उल्टी होती है, भूख नहीं लगता। B2 की कमी से ने बता दिया, त्वचा फटने लगता है, होठ फटने लगते हैं, ठीक है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट और बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक वो हड्डी वाली बीमारी होती है, जिसमें हड्डी क्या होता है, हड्डी की आकृति टेढ़ी हो जाती है, थोड़ा डिफ्लेक्शन हो जाता है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं 160 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से गर्म धारा यानी वार्म करंट कौन सी है? देखिए 2 तरह के करंट होते हैं, एक वार्म और एक कोल्ड, जो पूरे पृथ्वी पर समुद्रों में बहती रहती है। गर्म करंट जो समुद्र के बीच में जो लहरें उठती है ना, उनको करंट कहा जाता है। तो 2 तरीके की, गर्म होती है, एक ठंडी होती है। अब पूछ रहा है कि इनमें से गर्म धारा कौन सी है? तो गर्म धारा इसमें से अगुलहास की धारा है। क्लियर। अगुलहास की जो धारा है वो गर्म करंट है। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा अगुलहास। बाकी बेंगोएला, केनारी और पेरू, ये तीनों क्या है, कोल्ड करंट है। अब कैसे पता कोल्ड करंट और वार्म करंट? देखिए सिंपल सा फंडा है यार, ये आपका इक्वेटर है ना, पृथ्वी का ये इक्वेटर भूमध्य रेखा है ना, इसके पास जितनी इससे ओरिजिन होने वाली जितनी भी करंट हैं वो सब गर्म होंगी। यानी इक्वेटर से पोल की तरफ जाने वाली, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने वाली जितनी भी हैं वो सब देखिए आप गर्म दिखेंगी। क्लियर। यहां से जा रही है ना, यहां से जा रही है ना, ये गर्म। अब पोल से जो इक्वेटर की तरफ आएंगी वो ठंडी होंगी। देखिए ये पोल है, अब ये अंदर की तरफ आ रही है इक्वेटर की तरफ, तो ये ठंडी। ये पोल है, ये अंदर की तरफ आ रही है, ठंडी। ये पोल है, ये इक्वेटर की तरफ आ रही है, ठंडी। क्लियर। तो बेंगुएला की करंट जो है ये आपका, ये देखिए ऊपर नीचे से बीच पे आ रहा है, यानी पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है तो ठंडी धारा। किनारी जो है ये ऊपर से इक्वेटर की तरफ आ रही है किनारी, तो ये भी ठंडी धारा। अगुलहास की जो धारा है ये आपकी गर्म धारा, ये इक्वेटर से ये बहते हुए ईस्ट अफ्रीका के ईस्ट से बहते हुए नीचे की तरफ जाती है, साउथ अफ्रीका की तरफ, तो ये अगुलहास की गर्म धारा हो गई। पेरू की जो धारा है वो भी ठंडी है,
ठीक है। पेरू की जो धारा है ये भी ठंडी है। क्लियर। तो ये हो गया पेरू की धारा। देखिए यहाँ पे ये है पेरू की धारा साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में। क्लियर, समझ में आ गया। तो इनमें से कौन सा वार्म करंट है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है यूपीएससी में, यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कौन किया? देखिए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दांती दुर्ग साहब ने किया था। क्लियर है। राष्ट्रकूट बहुत फेमस है, सदर्न वंश साउथ इंडिया में ये बहुत बहुत स्ट्रांग थे। ठीक है। तो ये इनका देखिए ये रीजन इधर था, इनका रीजन ये था राष्ट्रकूट वंश के इतिहास में दांती दुर्ग आए, कृष्ण प्रथम आए, ध्रुव आए, गोविंद तृतीय आए, अमोघ वर्ष आए, अमोघ वर्ष का भी नाम आता है, कृष्ण तृतीय आए, बहुत फेमस लोग आए। ठीक है। गोपाल किस संस्थान के, किस मतलब कौन से डायनेस्टी का इन्होंने खोज किया था? तो गोपाल किसके थे? आपके पाल वंश के। क्लियर है, ये पाल वंश के थे। नागभट्ट वन जो है ये गुर्जर प्रतिहार, ये भी यहाँ की डायनेस्टी थी, गुर्जर प्रतिहार वंश के ये संस्थापक नागभट्ट थे। ठीक है। सिमुक किसके थे? तो ये थे सातवाहन वंश के। क्लियर। गोपाल पाल वंश, नागभट्ट आपके हो गए गुर्जर प्रतिहार, और सिमुक जो हो गए वो सातवाहन वंश के संस्थापक हो गए, और दांती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत कहां से लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्रोत, बहुत पूछा जाता है कि आपके क्या कहते हैं इमरजेंसी कहां से लिया गया है, आपका मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, ये सब बहुत पूछा जाता है। ठीक है। या फिर मैच द फॉलोइंग में भी दे देता है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी कहां से लिया गया है? तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है। अब कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से आपका संघीय व्यवस्था लिया गया है। ठीक है। संघीय व्यवस्था का क्रम कहां से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। समवर्ती सूची जो भारत का कंकरेंट लिस्ट है जिसपे राज्य और क्या कहते हैं केंद्र दोनों लॉ बना सकती हैं ऐसी सूचियों पर, ये कहां से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्लियर। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से इमरजेंसी का फंडा लिया गया। इमरजेंसी यानी आपातकाल कैसे लागू हो, क्या उसका प्रोसीजर होना चाहिए, ये सारी चीजें जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। क्लियर। तो ये हो गया जर्मनी। कनाडा से संघीय व्यवस्था, समवर्ती सूची आपका लिया गया है कहां से? समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से लिया गया है आपका नीति निर्देशक तत्व, जर्मनी से लिया गया आपका आपातकाल। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया कब और किस संविधान संशोधन में? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे जो चारों मैंने ऑप्शन दे रखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार चारों देख लीजिए आप एक एक करके। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, ये आपके 61 में किया गया है। 1988 में 61वें संविधान संशोधन में ये घटा के 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। वोट डालने का अधिकार यानी मताधिकार। अब मताधिकार की हमारी जो आर्टिकल है कौन सी है, मतलब हम वयस्क मताधिकार देने की कौन आर्टिकल प्रोवाइड करता है? तो 326 हमें अनुमति देता है कि आप हमें वोट करें। ठीक है। तो वोट करने की जो न्यूनतम आयु है वो 21 साल थी 1951 के दौरान। अब उसके बाद 1988 में इसको 18 साल कर दिया गया। क्लियर है। 326 आर्टिकल हमें ये क्या कहते हैं, हमें हक देता है कि हम वोट कर सकें। क्लियर। चलिए 36वां संविधान संशोधन था ये 1975 में। 36वां जो है 36 वाला ये आपका 1975 में आया, जिसमें सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, 61वें संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। और 86th अमेंडमेंट में आपको पता है कि क्या किया गया था, 45 वाला आर्टिकल 45 यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रावधान जो था वो किया गया डीपीएसपी में। क्लियर। और 73वां संविधान संशोधन जो था, इसमें आपको भी मैंने बताया इस सेशन में कि ये संवैधानिक संशोधन बिल किसका, आपका संवैधानिक उसको ग्राम पंचायत को लेकर था। ठीक है। जिसमें आपको पंचायत व्यवस्था को यानी आपके जो संवैधानिक पंचायत व्यवस्था थी उसको संवैधानिक दर्जा घोषित करने की मांग की गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 में। क्लियर। पंचायती राज व्यवस्था जो थी। चलिए
तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 164 कह रहा है कि हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है। देखिए हल्दी का पीला रंग जो होता है वो कुरकुमीन के कारण होता है। ठीक है, कुरकुमीन के कारण होता है हल्दी का पीला रंग, तो इसका आंसर हो जाएगा कुरकुमीन। ठीक, अब देखिए अगर देखा जाए तो लाइकोपीन क्या होता है, ये टमाटर के लाल रंग होने का कारण होता है लाइकोपीन। कैरोटीन जो होता है ये आपका गाजर के लाल होने का कारण कैरोटीन, या गाजर का रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। हमारे नाखूनों में कैरोटीन पाया जाता है, हमारे बालों में कैरोटीन पाया जाता है, और तो और दूध के पीलापन होने का कारण भी कैरोटीन होता है। क्लियर। कैप्सेइसिन की बात करें, ये मिर्च के तीखेपन का कारण बनता है कैप्सेइसिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो आगरा नगर के संस्थापक कौन थे। तो आगरा नगर के संस्थापक कौन थे भाई, आगरा नगर के संस्थापक आपके सिकंदर लोदी थे। ठीक है, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अब फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, वो जौनपुर नगर के संस्थापक थे। अकबर की बात करें तो अकबर फतेहपुर सिकरी आप मान लीजिए, ठीक है, तो फतेहपुर सिकरी स्थापित किया। उदाइन ने पाटलिपुत्र यानी पटना का इन्होंने संस्थापक उदाइन है। क्लियर। फिरोज शाह तुगलक आपके जौनपुर के, सिकंदर लोदी आपके आगरा के, अकबर जो है वो फतेहपुर सिकरी हो जाएगा, उदाइन जो है आपका पटना हो जाएगा। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र हो जाएगा। सिकंदर लोदी क्या थे, बॉर्न निजाम खान वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली बिटवीन 1489 to 1517. He became the next ruler of लोदी डायनेस्टी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर बहलोल लोदी। यानी बहलोल लोदी कौन थे, तो लोदी डायनेस्टी के संस्थापक थे, और उसके बाद ये सिकंदर लोदी आए, फिर इब्राहिम लोदी आए। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यही 15 क्वेश्चन का समाप्त होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि ये सेशन कैसा चल रहा है, प्रैक्टिस बेस्ड सेशन कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। आप कुछ तो कमेंट करिए, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। ठीक है, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करेगा ना, तो प्लीज एंड प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम ऐसे ही आते रहेंगे। थोड़ा सा विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हम रेगुलर हो जाएं। ठीक है, थोड़ा समय का अभाव है, इस कारण हम नहीं दे पा रहे हैं आपको वीडियो, माफ़ करिएगा इसके लिए। हम फिर से रेगुलर होंगे जल्दी ही। ठीक है, तो चलिए फिर आप देखते रहिए जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह। अभी आज तक के लिए, फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं। आज तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।